उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है वो है कॉलम्स लॉ, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें कॉलम्स लॉ जो है हमारा आज का फोकस रहेगा। और कॉलम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले चंद एक बेसिक टर्म्स जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उनमें लाइक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। इसके साथ न्यूट्रॉन जो है हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। सेम वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर होती है। ये वो बातें जो हम पढ़ चुके हैं पहले। इसके साथ सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड है, प्रूव्ड है। ठीक है, अब जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फोर्स। उसकी डेफिनेशन भी अभी हम करेंगे। और कोलम एक फ्रेंच इंजीनियर था, मिलिट्री इंजीनियर था। इसने इस फोर्स को मेजर किया था कि दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स कितनी होगी और कैसे हम इस फोर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये और उसी के नाम से इस लॉ को इस लॉ का नाम रख देगा कूलम्ब लॉ। तो चैप्टर के नेम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ चार्ज at rest under the action of electric force. Electro mean charge, static mean rest. Electro, charge, static, rest। तो दो मीनिंग चार्ज एट रेस्ट। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जब चार्ज के स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो ये सिंपल डेफिनेशन, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसमें एक नई टर्म आ गई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स से एक ऐसी फोर्स है जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का आपस में कंबाइन करके रखती है, जो होल्ड करके रखती है। ठीक है, इट इज अ फोर्स दैट होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टुगेदर। अब क्यों इकट्ठा करके रखती है? टू फॉर्म एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। और ये जो हमारी बॉडी है, हम इसकी अगर हम एग्जांपल ले तो हमारी बॉडी भी आयन से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी में भी मैटर है, मैटर एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उन सब चीजों को जिस फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ। ये तो शॉर्ट से इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, चार्ज की हमने बात की है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज का सिंबल क्यू होता है। कैपिटल क्यू हम यूज करते हैं टोटल चार्ज के लिए और स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉइंट चार्जेस आए, इंडिविजुअल चार्ज या एक फ्रैक्शनल चार्ज हम लें। इसके साथ साथ चार्ज का सिंबल कूलम होता है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ एक ज़हन में आपने इनको रिमाइंड करना है। तो कूलम्स ने कैसे जो है दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन रिपल्शन की फोर्स को मेजर किया। तो पहले हम उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और फिर हम उसकी
वेक्टर फॉर्म की तरफ आएंगे। तो सपोज करें कूलम ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया। सपोज के मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2। दो पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी क्या है पॉइंट चार्ज, और इनके दरमियान डिस्टेंस सपोज कर ले है R। डिस्टेंस कितने इनके दरमियान R। अब ये चार्ज दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई से दो चार्ज हमने रेंडमली कोई से दो पॉइंट चार्जेस ले लिए हैं, इनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है और रिपल्शन की फोर्स भी हो सकती है। हमने सिर्फ ये देखना है भी कि वो फोर्स कितनी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, हम कैसे उस फोर्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे उस फोर्स को कम कर सकते हैं, और वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कोलम्स ने क्या कहा, कोलम्स ने कहा इनके दरमियान जो फोर्स है F, that is directly proportional to the product of magnitude of the charges. Force between 2 point charges directly proportional to the product of magnitude of the charges. फिर उसने कहा कि इस फोर्स के ऊपर एक और फैक्टर भी इफेक्ट करता है, that is this force is inversely proportional to the square of distance between them. दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन कितनी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास इस तरह से आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है कूलम्स लॉ की। यहां से हम कूलम्स लॉ को अगर हम स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट की फॉर्म लिख क्या लिखेंगे, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं एक बार रिपीट कर उसको नोट कर लें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको आप लिख लेना है। चलिए अब हम इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लेके आए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं साथ एक कांस्टेंट फैक्टर आता है। सपोज कर लें हम वो कांस्टेंट यहां पे यूज करेंगे के। कांस्टेंट क्या यूज किया हमने, के, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमने कूलम लॉ को लिख लिया है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म, स्केलर फॉर्म आप इसको कह सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। यहां पे ये इक्वेशन आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगी कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी है, वो फोर्स अट्रैक्शन की है, वो फोर्स रिपल्शन की है, इसके बारे में इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है हमें नहीं पता चल रहा। अब के यहां पे जो है दैट इज कांस्टेंट। के क्या चीज है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम कूलम्स कांस्टेंट, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट का नाम भी देते हैं। अब एफ यहां पे क्या चीज है, फोर्स। एफ इज अ फोर्स जो कि दो चार्जेस के दरमियान है, अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है और रिपल्शन की फोर्स। के कांस्टेंट, Q1 एक पॉइंट चार्ज, Q2 दूसरा पॉइंट चार्ज, और R जो है ये इनके दरमियान में सेपरेशन है। अब K जो है वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ K
डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। वैल्यू ऑफ के जो कि कांस्टेंट है, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें आप फोर्स को मेजर करेंगे, चार्ज को मेजर करेंगे और डिस्टेंस को, सेपरेशन को मेजर करेंगे। ठीक है। नंबर टू, नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम किस नेचर का है, वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो कौन सा है, एयर है, प्लास्टिक है, वैक्यूम है, या कोई और डाइलेक्ट्रिक है, या कोई डाइलेक्ट्रिक आपने नहीं रखा हुआ, सिंपली वैक्यूम है, या कुछ भी नहीं रखा हुआ है। उन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ के। अब ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है। अब अगर हम सपोज कर लें, इफ ये सिस्टम जो है वो हम ले लें एस आई, सिस्टम कौन सा ले लें हम? एस आई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें कि हम फोर्स को न्यूटन में कर रहे हैं, चार्ज कैसा यूनिट जो है वो कूलम है, डिस्टेंस कैसा यूनिट मीटर है। अगर हम इन फैक्टर्स के लिए सिस्टम जो है यूनिट्स का वो ऐसे ले लें और मीडियम जो है वो फ्री स्पेस ले लें, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ के दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अगर हम कह लें कि हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिया है एसआई और नेचर, ये मीडियम कौन सा लिया है? फ्री स्पेस, तो वैल्यू ऑफ के जो है वो इक्वल है के दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब यहां पे अगर हम देखें तो सारे के सारे फैक्टर्स अगेन कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। दिस इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 10⁻⁻12 और इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम ये वैल्यू इस जगह पुट कर दें तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी 100, के इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से हम अगर के की वैल्यू निकालें तो के इस तरफ रहेगा, आर स्क्वायर एफ के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, के इक्वल है एफ आर स्क्वायर ओवर Q1 Q2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू ऑफ के आ गई। और वैल्यू ऑफ के ये कब है? जब हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई हो और मीडियम इन चार्जेस के दरमियान क्या है? फ्री स्पेस है। अगर हम इस फैक्टर को यहां पुट करें तो फोर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर्स एफ इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये भी हमारे पास स्केलर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अब हम आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की तरफ। वेक्टर फॉर्म,
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म के लिए हमें पता है कि वेक्टर जो है, जब आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ेगी। तो हम दोबारा से अगर चार्जेस को थोड़ा सा मेंशन करें, Q1, दिस इज Q2, ये हमारे पास चार्ज है। अब चार्ज Q1 एंड Q2, वो फोर्स, अब चूंकि दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स F12, ये वो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, क्योंकि वो फोर्स जो चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 पे। सिमिलरली F21, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। अब कूलम फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ये पॉइंट्स हम लास्ट में लिखेंगे। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स में दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे बट विद अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम इस तरह से इसको लिखें, F12 इक्वल है F21, लेकिन इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। क्या यूज करेंगे इसके साथ में, अब इक्वल का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि उस फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसके बाद ये फोर्स जो Q1 लगा रहा है Q2 पे, अगर हम एक दूसरी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें, फिर वही हम ले लेते हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये इनके दरमियान में दिस इज द फोर्स, इसको हम कह लेते हैं F12, F21। ये हमने लिख लिया है कि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। अब हमने इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है कि वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अब यूनिट वेक्टर अगर हम लिखें तो यहां पे वो वेक्टर जो फोर्स Q1 की जो फोर्स है ऑन Q2 उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज कर ले वो वेक्टर है R12 और ये उसके ऊपर है। सिमिलरली वो वेक्टर जो Q2 की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है Q1 के ऊपर, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं R21 और ये इसके ऊपर है। अभी हमने लिख दिया ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे की इक्वल बट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। अगर मैं लिखूं F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इस तरह से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमने लिख ली मैग्नीट्यूड और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर R12। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। सिमिलरली अगर मैं लिखूं F21 मैग्नीट्यूड तो सेम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब डायरेक्शन अपोजिट है, आ जाएगा 2 1। और एक चीज और, दोनों यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यूनिट वेक्टर तमाम के तमाम मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। R12 इक्वल है R21 के, लेकिन
डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के अपोजिट। फोर्सेस दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते ही हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन डायरेक्शन में भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई है कूलम्स लॉ की। दोनों फोर्सेस चार्ज Q1 के ऊपर और चार्ज Q2 के ऊपर। अब हम लास्ट फैक्टर जो रह गए वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। लास्ट फैक्टर हमारे पास क्या रह गया, इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर हमने मीडियम क्या लिया हुआ है, फ्री स्पेस। अगर हम फ्री स्पेस के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक इसमें रख दें, एयर रख दें, तो उससे कूलम फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लास्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मीडियम। देखिए, अगर हम इन चार्जेस के दरमियान एयर की जगह पे, वैक्यूम की जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक ला के रख दें, जब डाइलेक्ट्रिक ला के रखेंगे, इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब लिख लेते हैं, व्हेन a dielectric is placed between the charges, force is reduced by a factor। वो फैक्टर कौन सा है, उसको हम कहते हैं, इसका सिंबल है एप्सिलॉन आर, और इसका नाम हम रखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। ये मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि हर डाइलेक्ट्रिक के लिए इस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब हमारे पास कूलम लॉ किस तरह से आ जाएगा, F इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमने मैग्नीट्यूड लिख दी है फोर्स की, जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब ये जो इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, सिंपल इसका एप्सिलॉन आर। अब इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट है। फॉर एयर, फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू 1, फॉर एयर 1.0006, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 की इक्वल है। इसी तरह कि हर डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू 1 या उससे ग्रेटर है, इसलिए जब भी आप डाइलेक्ट्रिक रखेंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट एक दो पॉइंट्स जो हमें रिमाइंड करने हैं, नोट्स के तौर पर आप लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब कि जितनी फोर्स चार्ज Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, उतनी ही फोर्स Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। नंबर 2, फोर्स जो है ये हमेशा एक लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। फोर्स हमेशा एक लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, और वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही होगी। फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, आपने चार्जेस के अंदर मीडियम क्या रखा हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और आप उस फोर्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, आप डिस्टेंस को, इनके सेपरेशन को रिड्यूस करते जाएंगे, फोर्स बढ़ती जाएगी।
सेपरेशन को बढ़ाते जाएंगे, फोर्स कम होती जाएगी। चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स बढ़ती जाएगी, आगे मैग्नीट्यूड को कम करेंगे तो फोर्स कम होती जाएगी। ये पॉइंट वो है जो आपने याद रखने, कंसेप्चुअल पॉइंट। उसके साथ फोर्स की बात होगी, सेपरेशन की बात होगी, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें कूलम्स लॉ की, तो हमने स्टार्ट में देखा कि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये चार्जेस आपके रेस्ट पे होने चाहिए और दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं कि जिसका साइज बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर चार्जेस एंड दैट चार्जेस। कि दो चार्जेस वो पॉइंट चार्जेस हैं, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है तो उन चार्जेस को हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस। डेफिनेशन: इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, वैल्यू ऑफ के की डिपेंडेंस, वेक्टर फॉर्म और ये इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें सारी क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपका। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।